सरेंडर कर दो। No bloody militant, dead or alive, is worth my soldier's life. कहकशां के सितारों की महफिल में आज जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने एएमयू से कभी तालीम हासिल नहीं करी, लेकिन एएमयू का परचम इन्होंने उठा रखा है। एएमयू से मोहब्बत करते हैं और जब इनके वालिद डैड जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब वाइस चांसलर थे, तो इन्होंने खासा वक्त कैंपस में और अलीगढ़ में गुजारा। बल्कि एएमयू तराना ट्रीज एक वीडियो है जो कि यूट्यूब के ऊपर है, जिसके बहुत सारे व्यूज हैं। उसमें आप मुख्य भूमिका में नजर आते हैं और इनकी एक सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस है, मेजर एक्टर्स असॉर्टेड मोनोलॉग्स, उसको भी वो ज्यादातर शेरवानी में प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ हैं। मेरा ख्याल है कि दिन में आप कम से कम 6 से 8 लाइव परफॉर्मेंसेस टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आप देते हैं, लिहाजा वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अली, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका एक बहुत ही जबरदस्त बैकग्राउंड है। The unique feature of the BSF using cans. We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammed Ali Shah. Excellent to the President, Major Mohammed Ali Shah. Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other medals. शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए इंडियन आर्मी में मेजर की रैंक, फिर 26 जनवरी की परेड में अपनी कंपनी को, कंपनी बोलते हैं, प्लेटून बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, ब्रिगेड बोलते हैं, कंपनी को लीड करना, आर्मी के बाद आईआईएम कैलकाटा से मैनेजमेंट की डिग्री, फिर उसके बाद मल्टीनेशनल्स में बहुत जबरदस्त किस्म की नौकरी, फिर बॉम्बे थिएटर, फिल्म्स, आईपीएल मैनेजमेंट, टेडेक्स के सेलिब्रिटी स्पीकर और करेंटली एक डिफेंस एक्सपर्ट टीवी पैनलिस्ट। तो मोहतरम, जिंदगी से चाह क्या रहे हैं? सबसे पहले मुजीब भाई शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम हमारे जितने व्यूअर्स हैं, और जय हिंद। आपने मेरे को अपने शो पे बुलाया और इतनी इज्जत दी, और मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप बड़े भाई लगते हैं हमारे, नहीं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और आपके जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे मैं सारे देखता हूँ मुजीब भाई, सारे देखता हूँ, और आपने हर एक ग्रुप में शेयर करता हूँ। यहाँ तक कि लोग पूछते हैं, अरे भाई तुम अपने वीडियो, मैं अपने वीडियो भी करता हूँ शेयर, लेकिन आपकी वीडियो करता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे इसमें हो, मैं नहीं, मैं अगर देखो बहुत दिलचस्प वीडियो है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जितनी वीडियोस हैं आप सबसे गुजारिश है कि जी हाँ, आप मुजीब भाई की वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको खुद बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी अबाउट अ लॉट ऑफ अफेयर्स, बहुत सारी चीजों के बारे में, और ये बहुत ही अनबायस्ड व्यू है। और जो मुजीब भाई ने बोला अभी, जो मेरा प्ले है द मेजर एक्टर्स असॉर्टेड मोनोलॉग्स, ये इंटरनेशनल बना जब मुजीब भाई ने मेरे को मौका दिया कि मेरा ये प्ले हिंदुस्तान से कुवैत लेकर आया गया, ये मुजीब भाई ने ही करवाया था ऑर्गेनाइज। मुजीब भाई, मैं आपका बहुत आभारी हूँ वाकई में। I really love you a lot, and you are a great human being, a great soul. Thank you, Ali. That's I really treasure your words and your thoughts. और ये कि आप कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, आप डिजर्व करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है, वो इतनी इफेक्टिव है और इतनी कैप्टिवेटिंग है कि आपने उसकी बिना के ऊपर वो परफॉर्म यहाँ पर किया था, नॉट बिकॉज कि कोई किसी किस्म का कोई ऑब्लिगेशन हमारा था। मेरे साहब, मैं आपसे सवाल मेरा ये है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि जिंदगी से आप क्या चाहते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका मुजीब भाई। ये अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि भाई आपने तरह तरह के काम करे हैं। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1998 में, जब मैं कॉलेज करने गया था। मैं पिज्जा हट में वेटर था, फिर मैंने मॉडलिंग में आया, फिर थिएटर करा, उसके बाद फिर मैंने एफटीआई के साथ डिप्लोमा फिल्में करी, फिर मैं मुद्दा बनेगा नहीं, बन चुका है। जो पॉलिटिशियन मुद्दा नहीं खत्म कर सकता ना, मुद्दा उसे खत्म कर देता है। देखिए नटराजन जी, 2 बार आप लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं, फिर राज्यसभा की सीट से आप अंदर लेके आए हैं। अगर तीसरी बार आप इलेक्शन हारे ना,
तो आप खुद मुद्दा बन जाएंगे। फिर IIM बेसिकली बहुत काम किया है। अब बात ऐसी है कि मैंने अपने बचपन में, जब मैं था स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में था, तो मैंने बहुत फेलियर देखे थे मेरी भाई। और मेरा जो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो इट वाज नॉट लाइक जैसे कि आम लोग जैसे एवरेज स्टूडेंट होते, मैं बहुत ही बिलो एवरेज था, बल्कि मैं फेलियर था जब मैं स्कूल में था। तो बहुत कमजोर था पढ़ाई लिखाई में, और मैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट था नहीं, मगर एक्स्ट्रा करिकुलर में जैसे कि डिबेट हो गया, प्ले हो गए, या स्पोर्ट एक्टिविटीज हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज में मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था। तो क्योंकि मैंने इतने फेलियर्स देखे, तो मेरे को लगने लग गया अभी हाल ही में, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 2019 में, दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक देने का। जबकि मैं बचपन में हकलाया करता था, तुतलाया करता था, अटक अटक के बोला करता था, मैं ठीक से बोल नहीं कर पाता था, मतलब एक पॉइंट को मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अब वही लड़का जब सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक देके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, तो मुझे लगा कि जब मैं बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मैं दिल से बोल रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर जाती है, लोगों की दिलों को छू जाती है। करेक्ट, और करेक्ट। इसीलिए लोग कहीं ना कहीं वो when they resonate with your thoughts, तो वो पसंद करने लगते हैं आपको, अगर लोग आपसे कनेक्ट करते हैं तो मैंने कहा कि क्यों ना एक मोटिवेशनल स्पीकर मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे को ये एक 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 नैक है लोगों के दिलों को छू के उनको इन्फ्लुएंस करने की। तो जैसे बहुत से लोग हैं जो कहीं पे, अगर मेरे को यूट्यूब पे सुन लेंगे कहीं पे या कहीं पे, तो वो लोग लिखते हैं कमेंट, या मेरे को कहीं ना कहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ढूंढ के फिर लिखते हैं, वीगन ऐसे करके मेरे बहुत ऑनलाइन दोस्त बने। तो ये है कि जैसे सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द बॉय सोल्जर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। सिकंदर ने पूरे देश, पूरी दुनिया भर में कब्जा कर लिया था, कांग्रेस। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि दुनिया भर में हर एक का दिल छूं, उनकी लाइफ पे कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ूं, और उनको पॉजिटिव सोचने में, अच्छा सोचने में मजबूर करूं। क्योंकि दुनिया में बहुत तनाव, स्ट्रेस, टेंशन तो हर किसी की जिंदगी में है, प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में है भाई। तो क्यों ना मैं अच्छी बातें करके, लोगों के माइंड अफेक्ट करके एक पॉजिटिविटी लाए, एंड लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो मेन तो मकसद, अब मैं उस विजन से निकला हूं, और मैं तो कह रहा हूं कि भाई बूंद बूंद से घड़ा बनता है। और उसी तरीके से मुझे भाई, आप भी, आपके टॉक्स के जरिए मैं अफेक्टेड होता हूं, मैं इंस्पायर होता हूं। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई सर जब आप बोलते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं। मैं कहा, पहली बात तो भाई सर मत बोलो, मेरे दोस्त मेरे को अली बोलते हैं, आप अली बोलो भाई, अली भाई बोलो, मुझे अच्छा लगेगा, पहली बात तो। और कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हम दोस्त हैं। और मुझे भाई, और अगर लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी टॉक सुन के वो इंस्पायर हो रहे हैं, तब मैं याद करता हूँ कि मैं किनकी टॉक्स देख के इंस्पायर होता हूँ। तो सबसे, आप भी जानते हैं मुझे भाई, मैं अनबायस्ड व्यू कह रहा हूँ, आप सच में थैंक यू, इंस्पायर हैं, सच में। और थैंक यू आप, वेरी मच। हमारा जो रिश्ता है ना, वो बिल्कुल भाई वाला है। आप और मेरे बीच में दोस्ती भी हुई, फिर अब मेरे को भाई बोलते हैं कि मैं बात नहीं करा, मैं बात नहीं करा, वो भी हुआ, मगर मोहब्बत जो है वो यहाँ पे है, हम दोनों के लिए है। तो मैं इस मकसद से निकला हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर कोई मोटिवेटेड रहे। So yes, in a way, I would say that I would love to be a motivational speaker. ये एक तरीके से मेरे परफॉर्मेंस आर्ट की क्रिएटिव हंगर भी सेटिस्फाई करती है। और दूसरी बात, क्योंकि मैं बचपन में हकलाया करता था, तुतलाता था, अटक अटक के बातें करता था, और आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है मैंने टेडेक्स टॉक देने का, तो क्यों ना लोगों का माइंड, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, तो क्यों ना यहीं पे जो चीज मेरे फेवर में वर्क करी, तो क्यों ना ये लोगों से बांटो, और उनकी उनकी पक्ष में, उनके फेवर में यही बात आ सकती है। अगर साहब ये मैं, आपके जो व्यूअर हैं, ये मुझसे आके देख रहे हैं, ये जो लाल शर्ट में है, और ये मैडम, और ये जो हरी शर्ट, जी हाँ, ये मुझसे give me high five, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। अब आप पे डिपेंड करता है भाई, आप इस टॉक को कितना शेयर करें, ट्वीट करें, फेसबुक पे लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाएं, ब्रॉडकास्ट भेजें, ईमेल में भेजें, अब आप पे डिपेंड करता है। क्यों, है ना? हाँ, ये मुस्कुरा रहे हैं साहब, मुझे भी देख रहे हैं आप, ये इनसे बात कर रहे हैं। नहीं अली, बिल्कुल आपकी जो ये कोशिश है ये काबिल सताइश है, और ये कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि यू आर बेस्ट एट इट। आई बिलीव कि आप ये कर सकते हैं। मैंने देखे हैं आपके जितने भी हैं, प्लस ये कि जब यहाँ पर आकर आपने परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद जब वो स्कूल में आपने एज मोटिवेशनल स्पीकर
इस ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड, और वहां से मुझे ये लगा था कि भाई आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एंड यू आर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली, विल मूव बैक टू द डिस्कशन। आप बहुत शुरू से खबरों में रहे, और मुझे ये याद है, अब सही तरीके से याद नहीं, काफी दिन पहले ये मैंने सुना था कि आपका एक एयरलाइंस के साथ कुछ पंगा हुआ था, और वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना था। तो यानी खबरों में बने रहना आपको आता है, तो क्या क्या वाकया था वो, मुख्तसर तौर पे अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से लोगों को मजा आएगा सुनने में। जी मुझे भाई देखिए, 28 जून 2012 की बात है ये। मैं दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा था एक ऑफिशियल काम से। तब मैं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी है रोल्टा थैलस लिमिटेड, थैलस एक फ्रेंच कंपनी है और रोल्टा एक इंडियन कंपनी, उनका एक जॉइंट वेंचर था। उनके काम से मैं गुवाहाटी जा रहा था ऑफिशियल ट्रिप पे। और मैं उस एयरलाइन का आपके चैनल पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर मैं एक प्राइवेट एयरलाइन थी। तो उस एयरलाइन का मैंने टिकट बकायदा लेके मैं उड़ रहा था, प्रॉपर कानून की मद्देनजर में, प्रॉपर तरीके से। अपना बोर्डिंग पास हाथ में था, फ्लाइट में बैठ गया, मैं सीट बेल्ट बांध दी, और मैं सेफ्टी मैनुअल इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। तो अचानक मेरे को बोला गया कि भैया उतरो उतरो, यहाँ से उतरो उतरो। तो मैंने कहा भैया ऐसे कौन बात कर रहा है, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, भाई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो ऐसे मेरे से कौन बात कर रहा है। तो फिर मैं गया दरवाजे पे, मैं उतरा, मैं देखा जो मेरा सूटकेस जो मैं चेक इन कर चुका था, जो आप एयरलाइंस की कस्टडी में था, उनकी जिम्मेदारी थी इसको बोर्ड करना कार्गो में है, वही सूटकेस जमीन के टारमैक पे सीधे नीचे खुला हुआ है, और मेरे जो बिलोंगिंग्स थे वो जमीन पे एक लाइन में यूं पड़े हुए हैं, उल्टा सीधा। मैंने पूछा भाई ये क्या बात है, कोई एक्सप्लेनेशन देगा मेरे को, क्या बात है इसकी। तो वहां पे एक दादा, जैसे होते हैं मुंडे, वैसे दादा टाइप खड़े हुए थे, वो कहते हैं यार ऐसे करके। तो मैंने कहा ये कैसे बातें कैसे कर रहा है ये मेरे से, भाई मैं कस्टमर हूँ। तो उनके पास एक क्लिपबोर्ड था, हाथ में एक कागज था और एक पेन था, बोला यहाँ पे साइन करो। मैंने कहा भाई आप बात कैसे कर रहे हैं, मैं दिखाइए क्या है। और उस पे कागज पे लिखा था, दस्तावेज पे लिखा था, दस्तावेज पे के I do not hold the airline responsible for any loss or damage to my belongings. तो मैंने कहा भाई ऐसा कैसे, आप पहले एक्सप्लेनेशन देंगे भाई। तो उन्होंने कहा भाई इस पे ना तुम्हारा नाम लिखा था ना, मोहम्मद अली शाह, और सूटकेस पे भाई आई एम वेरी प्राउड टू बी अ मुस्लिम एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके, तो मेरा नाम लिखा मोहम्मद अली शाह, तो इसलिए उनको शक पड़ गया कि भाई, तो भाई अच्छा 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 आपको शक पड़ गया। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो खैर मोहम्मद अली शाह, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। अब इन्होंने उस बात पे फायदा उठाने की कोशिश करी, और दे ट्राई टू पिन मी डाउन बिकॉज ऑफ माय नेम, एंड आई डिड नॉट गेट पिन डाउन। आई सेड अगर आप शेर तो मैं सवा शेर, मैं दिखाता हूँ भैया, भैया मैं कोई अनपढ़ गवार जाहिल नहीं हूं जो आपकी बात से डर जाएगा दब जाएगा ना। तो मैं भी अड़ गया। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे को एक्सप्लेनेशन देंगे प्रॉपर बाकायदा, क्योंकि ये सवाल मेरे ऊपर ही नहीं, ये एक कम्युनिटी के ऊपर ही नहीं, ये एक आम हिंदुस्तानी के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं मल्टीनेशनल में था या मैं फौज में था, मैं ये कह रहा हूं सिंपल सी बात कि फर्ज करिए कि मैं अगर रिक्शा वाला हूं या कोई मजबूर, कोई गरीब आदमी, कोई लेबर हूं, और मैंने 6,000 रुपए जमा कर दिए अपनी मेहनत की कमाई से, और मैंने टिकट खरीदा है किसी भी एयरलाइन का, और मैं उड़ के जा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई मैं कस्टमर हूं, भले कपड़े में सूट टाई नहीं पहनी हो, मैं बनियान में आ गया हूं या ऐसे भी कपड़ों में जो फटे हुए हो, लेकिन अगर मैं कस्टमर हूं आपका, तो भाई इतनी इज्जत तो बनती है ना, मैं कस्टमर हूं। लेकिन वो नहीं मिली मेरे को, और उल्टा उन्होंने बोला इसके नाम को पकड़ के इसका फायदा उठाया है। तो दे ट्राई टू गिव अ कम्युनल ट्विस्ट टू इट, जिस पे मैं अड़ गया ना, कम्युनल ट्विस्ट तो नहीं। और वही वजह है, तो उसके बाद में मैंने इनको सू किया एयरलाइन को, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खत लिखा, मैंने डीजीसीए, एविएशन मिनिस्ट्री, मैंने चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन, मैंने एयरलाइन के एमडी सीईओ मनन साहब, क्रांति मनन, वहां तक मैं पहुंचा। इनके सीईओ थे नील रेमंड मिल्स, जो हिंदुस्तानी नहीं थे। इनको मेरे ईमेल रिकॉर्ड सब कुछ है। फिर मेरा एनडीटीवी पे इंटरव्यू हुआ बरकत के साथ 1 घंटे का, उसमें सईदा अहमद, कैप्टन गोपीनाथ, आमिर रजा हुसैन, उसमें प्रोफेसर वाशने, उसमें कई लोग आके मेरी बात का पक्ष रखा, उन्होंने कई लोगों ने सपोर्ट किया इसमें, और फिर इस एयरलाइन को डंडा मारा मैंने। इन्होंने ये भी कहा कि आप अगर बैकआउट हो जाते हैं और अगले दिन आपको हम एक टिकट दे देंगे
अगली फ्लाइट का मुफ्त। तो मैं मेरे को मुफ्त की आपका टिकट भेजिए, पहली बात तो ये है। फिर भी मैंने शुरुआत में बहुत शर्म आई मेरे को कि भाई इस बात पे डिवोट कर दिया मेरे को जहाज से, ये वो, ये बदतमीजी इनकी थी, गलती इनकी थी, ये लायबल ये थे, लेकिन फिर भी मैं ठीक है इस बात का बदंगड़ नहीं बनाते। बाद में जब मैं टिकट लिया और वो फ्लाइट चढ़ने गया, इन्होंने तब दोबारा मेरे को रोक लिया और तब मेरे को चढ़ गया गुस्सा। गुस्सा मतलब मैं तब भी मैं जोश से नहीं, होश से काम लिया मुझे भाई। और उस एयरलाइन, इतनी बड़ी मेहनत एयरलाइन को मैंने घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया, जो कि ओमान में ऑपरेशन करने वाली थी, यूएई में ऑपरेशन शुरू कर रही थी अब तक अपना इंटरनेशनल जाने के। वो इनके लाइसेंस डीजीसीए के थ्रू जब्त होने वाले थे। तब जैदी साहब डीजीसीए के सेक्रेटरी थे, जो कि एमयू में भी हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने बाद में। अच्छा। और मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मेरे को सबसे खुशी इस बात की है कि जो लोग बायकॉट्स नहीं थे, जो लोग मुस्लिम भी नहीं थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को आके। मेरे स्कूल की कम्युनिटी ने, मेरे फौज की कम्युनिटी ने, मेरे कॉलेज कम्युनिटी ने, मेरे जो स्ट्रेंजर्स जो मुझे जानते भी नहीं थे, उससे 2012 की बात है ये हादसा हो चुका था। अब भी आज की तारीख में लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं ना, कि कहते हैं कि 2014 के बाद पोलराइजेशन आई। मैं कहता हूँ 2012 में ये वाक्य हुआ है मेरे साथ। और सबसे फख्र की बात एक्चुअली ये है, फख्र मैं बोलूंगा इसलिए क्योंकि देखो जिन्होंने सपोर्ट किया वो मेरी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, वो लोग मेरे सपोर्ट में है। उन्होंने उन एयरलाइन को डंडा मारा, उनका मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन। और बहुत बदकिस्मती की बात थी कि हिंदुस्तान में एक आम नागरिक के साथ ऐसा हुआ। अब दे मेस विद द रॉन्ग पर्सन जाते हैं। सही बात। फिर उसके बाद सीएनएन, तब सीएन न्यूज देखिए, उस पर सीएनएन आईबीएन था, कौन सा चैनल था, उनके हमासन डुबा, उनकी कॉल आई, यहाँ दुनिया भर के चैनल कॉल करने लग गए। उसके बाद हर एक प्रिंट मीडिया में फ्रंट पेज हेडलाइंस पे ये खबर छप गई थी उस टाइम पे। और वो एयरलाइंस भी कोई सी भी इंडस्ट्री नहीं चाहेगी कि उनका नाम बदनाम हो पब्लिक में आके ये वो। और हर जगह पे उनको, हर जगह थुथु हो रही थी, हर जगह पे ऑनलाइन ये वो। अब उनके शायद उसके बाद फिर काफी अपने लेवल पे उन्होंने माफी मांगी है वो। मैंने भी सोचा क्यों इनको आगे बढ़ाना है। और मगर मेरे को फख्र इस बात की है कि आई डिड नॉट बैक डाउन टू दैट। मैं लड़ा, मैं पूरा लड़ा है, पूरी लड़ाई लड़ा मैं। और कायदे से कानूनी तौर पे लीगल नोटिस भेजा, इनके ऊपर केस किया, एफआईआर की, पुलिस कंप्लेंट करी, मतलब हर डाउन चेन कागजी कार्रवाई में कोई कदम नहीं छोड़े, ताकि ये साबित हो जाए कल को कोई भी कोई केस लगा नहीं मेरे पे, कल को मेरे पता है और मैं आता जेल के अंदर कि भाई ये हुआ। तो कुछ तो होना चाहिए थे बचाव में, और लकीली मेरे पास वो सबूत था। इसके लिए वो लोग कुछ कर नहीं पाए, उल्टा मैं इन पे भारी पड़ गया, इन पे हावी हो गया, इनको अपने घुटनों के बल ले आया। मैं आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट मुझे भाई। आई विश हर कोई हिंदुस्तान ही नहीं, अपने अपने देश में अपने अपने राइट्स के लिए लड़े, खड़े हुए एंड टेक अ स्टैंड एंड स्टिक्स टू दैट। बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली ये आम लोग नहीं कर पाते हैं। अली, आपके पास फौज का बैकग्राउंड था, यू आर एजुकेटेड, और आपके पास वो कॉन्फिडेंस था। वरना तो अमूमन जो है वो लोग इस किस्म के हादसात से, और अब तो खैर बहुत ही हालात गैर हो गए हैं तो लोग घबरा जाते हैं। खैर बहरहाल, मतलब इन द एंड आप जो थे वो सही साबित रहे, और उसको एयरलाइंस को अपोलोजाइज करना पड़ा। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अखबारों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस चीज को छापा था। अच्छा अली, मैं आपसे कोई बहुत कन्वेंशनल अब सवाल नहीं करना चाहता हूँ। आप चूंकि इस वक्त टेड स्पीकर तो खैर आप हैं, लेकिन आपके जो टेलीविजन के ऊपर जो अपीयरेंसेस हैं वो एज अ डिफेंस एनालिस्ट ज्यादा हैं। तो आपकी एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी बैकग्राउंड, प्लस इट रन्स इनटू योर फैमिली। आपके फादर जो है वो, आई मीन, ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर इन द इंडिया आर्मी। तो मेरे इन सवालात का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि हम यहीं पे थे 2003 की जो वॉर हुई थी, गल्फ वॉर जो हुई थी, तो उसमें इराक के ऊपर हमला किया गया था एलाइड फोर्सेस ने, और फिर यूएस एयरफोर्स का एक जहाज वो गिरा दिया था इनिशियल डेज ऑफ
वॉर में इन्होंने इराकी फोर्सेस ने, तो उसके 4 जो बाशिंदे थे जहाज के, वो उन्होंने कैद कर लिए। और फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू, अच्छा एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ऐड करना चाहता हूँ, पता नहीं वो जो वॉर थी वहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि वॉर का लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। पीटर आर्नेट, आई थिंक हिज नेम वाज पीटर आर्नेट, सीएनएन का जो था। तो जंग को ग्लैमराइज करने का जो ट्रेंड है वो वहां से शुरू हुआ, एंड आई डू नॉट नो कि ऐसा क्यों किया गया। तो खैर बहरहाल उसमें जब वो 4 फौजियों को गिरफ्तार किया गया तो इराक के प्राइम मिनिस्टर आए उनको इंटरोगेट करने के लिए, और मेरे ख्याल से वो पब्लिसिटी का एक यानी पब्लिक ओपिनियन लेने का एक तरीका भी था। और उसमें उन्होंने उनसे पूछा अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कि भाई तुम क्यों आए यहाँ पर इराक में। तो उसमें एक फौजी जो था वो बहुत ही डिफाइंड था, बाकी लोग जो थे वो बड़े नर्वस थे, खासतौर से एक औरत जो थी वो बहुत नर्वस थी, बट दैट फौजी आई वेरी स्ट्रांगली रिमेम्बर कि उसने कहा भाई वी आर सोल्जर्स, वी फॉलो ऑर्डर्स। तो वो जो उसकी एक लाइन थी वो मेरे जहन में इतने दिनों के बाद भी बहुत ताजा है, और मैं काफी दिन तक ये सोचता रहा कि ये जो फौजी होते हैं ये हुक्मरानों की आइडियोलॉजी या इनकी जो सनक होती है, मैं तो कुछ लोगों की सनक ही मैं कहूंगा, ये उनकी उसकी उसका खमियाजा ये लोग भुगतते हैं। सिविलियंस उनकी आइडियोलॉजी का खमियाजा भुगतते हैं। तो ये कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला वहां के ऊपर जिसके ऊपर ये जंग लड़ी गई थी, और इस जंग में सैकड़ों लोग मारे गए। 20 साल पहले एक हुक्मरान आए जिन्होंने कहा कि भाई वॉर ऑन टेरर स्टार्ट करनी है, और उसके बाद उन्होंने एक मुल्क पे हमला किया, और उसके बाद दूसरे एक हुक्मरान आए, उन्होंने कहा भाई हटो हम नहीं खेलना है, और अपनी फौजें समेट करके उन्हीं को हुकूमत देकर चले गए जिनके खिलाफ जो था वो। तो ये जो एक सिलसिला है, ये यानी कुछ इंडिविजुअल्स का, चाहे वो हिटलर हो, नेपोलियन हो, सिकंदर हो, तो ये इंडिविजुअलिस्टिक सनक थी लोगों की कि दुनिया फतेह करनी है या अपनी जो है वहां अपना वर्चस्व स्थापित करना है। तो ये फौजी जो होते हैं इनके जहनों में क्या होता है कि भाई किसी, बहुत से फौजियों को तो ये पता भी नहीं होगा बेचारे, वो कहीं छुट्टी मना रहे होंगे, उन्हें कॉल आती है और कि भाई आपको जो है वो जाना है, और उसके बाद वो लग जाते हैं, समटाइम्स दे डोंट इवन रिटर्न बैक। तो हाउ डू यू डिफाइन दिस होल प्रोसेस? वेरी गुड क्वेश्चन मुझे भाई, मगर इससे इस ये क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक चीज आपने कही थी पहले के उस पे, आई एम सॉरी आई कम बैक ऑन दैट। आपने कहा था कि यू नो बिकॉज एक आम आदमी होता तो फंस जाता, आप फौजी थे इसलिए। मैं भी अपने आप को आम आदमी में ही कैटेगराइज करता हूँ और मैं ही आम आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए तासुब जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वो एक रिवाज है दुनिया का, और उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना होता है, ठीक है। और ये तासुब नहीं होता दलित के साथ या मुसलमानों के साथ ना, ये तासुब होगा जो अंडर प्रिविलेज है, जो कमजोर है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम लायक है, उनके साथ होगा। तो इसके लिए हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद आगे समाज को ना बदले, हम अपने आप को खुद ना बदले। The society will not change unless we change our own selves। तो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, इसके लिए मैं लड़ सका। तो जो आम आदमी होता है पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि स्कूल कॉलेज जाओ, आप खुद अपने तजुर्बे से सीखो, लोगों से बातें करो, किताबें पढ़ो। हम एजुकेशन की कोई सीमा ही नहीं है। तो आप धीरूभाई अंबानी रॉन्ग एग्जाम्पल हो या सही एग्जाम्पल हो, मैं नहीं जानता, वो तो कोई एमबीए नहीं थे, लेकिन अब मैं रिलायंस में रॉन्ग एग्जाम्पल राइट एग्जाम्पल हो, है तो दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 कंपनी पैसे के मामले में। जरूरी नहीं कि आपको एमबीए ही करना है टू बी अ गुड बिजनेसमैन, आप अपने को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक। अब आपकी बात पे आते हैं, आपके सवाल पे आते हैं मुझे भाई, आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब एज सोल्जर्स क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि यस वी आर ट्रेन टू ओबे ऑर्डर्स एंड टू गिव ऑर्डर्स। यानी कि लेफ्टिनेंट साहब जब 21 साल का होता है, 21 साल में तो हम लड़के नॉर्मली कॉलेज में या अपने को देखा अलीगढ़ में ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं, मगर वहीं पे 21 साल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जब एक फौजी आता है उसके एक अलग रूप होता है। मैं बहुत से एएमयू अलुमनाई को जानता हूँ, बहुत से एएमयू से निकल के लड़के आए हैं, फौज में हैं, बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं,
और जब दो स्टार कंधे पे रखते हैं कि साल में आप लीडर है, आप बॉस नहीं, आप लीडर है. A boss says I, a leader says me. A boss says let's get there on time. A leader says let's get there ahead of time. A boss knows how it is done. A leader shows how it is to be done. A boss lets his people know where they stand. A leader lets his people know where. A boss lets his people know where he stands. A leader lets his people know where they all stand. A boss takes the credit. A leader gives it away. So जो एक फौजी होता है वो उसको मैं लीडर बोलूंगा पहली बात तो. अब अपनी जान जोखिम में डाल के फौजी अपनी जान की परवाह ना करके अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी करता है. बस कोई ऐसा नहीं है आउट ऑफ द वर्क, आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा. अब जब आपने जो एग्जांपल्स दिए मुझे भाई, बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स दिए. अब उसमें क्या है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. थॉमस हार्डी की एक कविता है, द मैन ही किल्ड. थॉमस हार्डी क्या लिखते हैं? Had he and I but met at an old ancient inn, he would have sat us down to wet by many a nipper kin. But ranged as infantry, staring face to face, I shot at him as he at me and killed him in his place. I killed him because he was the foe. Just so, yes, he was the foe. That's clear enough. Although I thought he would list perhaps, just as I had sold scraps out of work. No other reason why. How strange and curious what is, you kill a fellow down, you would treat if met where any bar is or help to have half a crown. मतलब आप जब सरहद पार खड़े हैं आमने सामने, आपको मालूम नहीं उसका नाम, आपको मालूम नहीं उसके बारे में, लेकिन फिर भी आपको दुश्मन है, आप उसको गोली दागते हो, वो आपको गोली दागता है. लेकिन अगर वही सिनेरियो अगर कहीं और होता, किसी और देश में होता और हम मिलते आमने सामने at an old ancient inn, we would have sat us down to wet. मतलब हम कहीं पे बैठ के कहीं पे, यार मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूँ लेकिन आमतौर पे अनोन तौर पे लोग ड्रिंक करते हैं या बैठ के एक बार में एक दूसरे को ट्रीट करते हैं. हम दोस्त होते हैं एक तरीके से. तो जो जैसे फ्रांस और जर्मनी हो गए, वो के एक दूसरे के दुश्मन थे बहुत. जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी है, उससे ज्यादा दुश्मनी थी फ्रांस और जर्मनी की. लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 से की ईव, क्रिसमस ईव के तकरीबन अभी का टाइम था 24 दिसंबर तकरीबन 1914 की बात कर रहा हूं मैं आपको. तो उस टाइम पे एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला गया नो-मैन्स लैंड पे और गाने गाए इन्होंने, आपस में टोकन एक्सचेंज करे, सिगरेट एक्सचेंज करी और पार्ट टाइम ट्रूस हो गई थी. मगर अगले दिन दोनों देश आपस में लड़ रहे थे क्योंकि वो पर्सनल दुश्मन नहीं थे. लेकिन बाद में इनमें दोस्ती हुई फ्रांस और जर्मनी में, और आज की तारीख में आप देख लीजिए, गवाह है इतिहास भी. मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू. देखिए मेरा सवाल आप देखिए, दुश्मनी जो कि किसी और ने डिफाइन करी, आपने जो अभी कविता पढ़ी तो मैं उसके कोशिश करी, मैंने उसकी जुस्त तक पहुंचने की. तो उसमें यह है कि अमूमन भाई आपकी जो पर्सनल दुश्मनी होती है, किसी से इख्तलाफ होता है, दैट इज 1 to 1. अभी ये जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी कोई और डिफाइन करता है, जिसको यानी उसको क्या कर, उसको इम्प्लीमेंट जो है वो एक फौजी करता है, वो दुश्मनी जो होती है. तो अब उस फौजी की कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं. अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर यानी जैसे आपने फ्रांस और इसका दिया कि फुटबॉल का मैच भी खेले, फिर अगले दिन जो थे वो उनके अंदर तो ये चीज जो है, दिस इज वेरी इंट्रीगिंग. मुझे जाहिर है कि नहीं समझ में आती है कि फौजों के ऊपर आइडियोलॉजीज थोप करके, अब हिटलर था, हिटलर ने ब्रेन वॉश किया अपने लोगों का और अपनी मुल्क के तमाम लोगों का और फौजियों को अपनी आइडियोलॉजी पे उसने कन्विंस कर लिया. एक आदमी, उस एक आदमी की सनक ने कितने लोगों की मौत का सबब बनी. अब वही चीज जो है, अब मैं इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये कह रहा हूं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक चली आ रही है 70 साल से, हमने तो अपनी पूरी उम्र में यही देखा कि कभी भी बीच में कुछ हालात सही होते हैं, कुछ हुक्मरान आते हैं, कुछ बेहतर होता है, फिर उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन. तो ये चीज जो है, यानी कि फौजियों को दूसरों की जो एक फिलॉसफी होती है या उनकी आइडियोलॉजी होती है, वो आपके और हमारे जैसे ही आदमी होता है, उसके घरेलू प्रॉब्लम्स वही होती हैं जो आपकी और हमारी होती हैं. लेकिन जब उसको ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और मरने मारने के ऊपर जो है वो उतारू हो जाता है.
तो ये चीज जो थी मैं ये समझ में चाह रहा था कि आप जो कि फौजी हैं, तो ये किस तरीके से एक फौजी के अंदर जो है, या तो उनको एक मैकेनाइज कर दिया जाता है, बिल्कुल कमांड, बस कुछ नहीं सोचना ही नहीं है, बस कमांड मिल गई और जाके मारना है आपको, रिगार्डलेस कि कौन है वो। तो ये चीज जो थी वो मेरे समझ में कभी नहीं आई। So this is what I wanted to ask you. जी अली साहब, तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कि मेरे पास एक द गार्जियन का आर्टिकल है अबाउट दिस सेरेमनी दैट टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन देयर वाघा बॉर्डर। तो ये 1959 से ये सेरेमनी शुरू हुई। इसको क्या कहते हैं वो, मेरे एक मिनट मेरे पास वो है, इसको सिंपल फ्लैग लोअरिंग एक्सरसाइज, द पैंटोमाइम एग्रेशन एट द वाघा चेक पॉइंट। तो इसमें बड़ा अच्छा एक, मैं आई वुड लाइक टू रीड व्हाट द राइटर सेज कि इन elaborate turbans topped with huge fans, complicated uniforms and shiny black boots, the soldiers from the two nations high kick towards each other. They stop, their eyes are crazed and their mustaches are waxed until they resemble a cross between circus ringmasters and John Cleese in Monty Python's Ministry of Silly Walks. तो ये जो है, आई ट्राई टू पॉन्डर कि भाई ये जो होता है रोजमर्रा का एक सेरेमनी, इज इट नॉट अ वेरी ब्लेटेंट एक्सप्रेशन ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द टू नेशंस, एंड इज इट नेसेसरी? सेकंड क्वेश्चन, डज दिस हैपन बिटवीन एनी अदर टू कंट्रीज? किसी और बॉर्डर पे होता है ये? आई एम नॉट अवेयर कि और कहीं पे किसी बॉर्डर पे होता होगा या नहीं होता होगा। तो हिंदुस्तान में अमृतसर वाघा बॉर्डर के अलावा अमृतसर या हिंदुस्तान में पंजाब में जगह है फिरोजपुर, वहां पे हुसैने वाला बॉर्डर है। वहां पे हुसैने वाला बॉर्डर पे भी होता है, फ्राइडे और संडे को होता है केवल। अब ये आपने बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सही कहा, मैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम भी एज आर्मी ऑफिसर्स, क्योंकि वो है असल में बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि बड़ी अच्छी फाइटिंग फोर्स है, उनके और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में ये परेड होती है। और ये चौदह कदम इस मुल्क में आते हैं, उस मुल्क में आते हैं, और ये सिंपल फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। अब इसमें ये है ड्रामा ज्यादा है, इतने ऊंचे ऊंचे पाँव मार के और ये करके वो करके दिखाना, और 5 लोग इधर बैठे होते हैं, सरल के 5 लोग उधर बैठे होते हैं, यहाँ पे चेयरिंग होती है, इंडिया पाकिस्तान और ये वो। भाई मैं तो कहता हूँ कोई हर्जा नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर अपने मुल्क के बारे में कोई जिंदाबाद करे तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि कहना भी चाहिए। लेकिन मुल्क क्या, किसी और के बारे में भी, किसी दुश्मन के बारे में, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स में अपनी हम दुश्मनी लड़ाई आती है, किसी के बारे में मुर्दाबाद क्यों कहोगे? किसी के बारे में आप नेगेटिव क्यों सोचोगे? अपना ऊंचाई करो। किसी को नीचे दिखाने से थोड़ा हम ऊंचा बन जाते हैं। किसी के बारे में मुर्दाबाद कह के थोड़ा हम कोई जिंदाबाद बन जाएंगे। हम जिंदाबाद तब होंगे जब हम खुद जिंदाबाद होंगे। अब यह बात रही बॉर्डर की परेड की, उसमें चेयरिंग होती है क्योंकि वो जानते हैं नफ्स। जो लोग देखने आ रहे हैं परेड, जो फ्लेवर है, जो माहौल है, वो माहौल ही एनिमोसिटी का है बेसिकली। अब एक और बात अगर आप गौर करेंगे, आपको क्या लगता है, मतलब आपको नहीं, मुझे भाई, जो भी हमारे व्यूअर्स दर्शक देख रहे हैं, कि परेड जब होती है, ठीक है, ऐसी शक्लें बना के बॉडी लैंग्वेज जो होती है, ठीक है। अब जब लोग घर जाते हैं, जब परेड खत्म होती है, क्या आप अगर कॉमन सेंस लगाएं आम इंसान की तरह, एक इंटेलिजेंस की तरह, इंटेलिजेंट आदमी की तरह, आपको लगता है कि जब वो आम जिंदगी में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, रेंजर या एक दूसरे को दिख रहे होते हैं, तब भी इतने हेट्रेड के साथ देखते होंगे क्या? तब भी वैसे ही वो उसी बॉडी लैंग्वेज में करते होंगे कार्रवाई क्या? नहीं ना। तो दिस इज बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट। तो आपने बताया क्या, रिंग मास्टर सर्कस, मुझे क्या तो आपने जो पढ़ा था वो ये, बल्कि मैंने कहीं पे और ये भी पढ़ा था कि ये लोग जो रेंजर्स है, ये जो अपने बीएसएफ के लोग, इनको लॉन्ग रन में इनको स्पाइन इंजरी हो जाती है, और ये इतनी जोर जोर के वो मिलिट्री बूट्स को जमीन पे मारना और वो करना, तो उसमें बहरहाल मेरी तरह और भी लोग होंगे जिनकी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये आपने कहा कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो 500 लोगों का इधर बैठे हैं, 500 लोग उधर बैठे हुए हैं, उनका एंटरटेनमेंट है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड के जो है ये मुझे भी एक चीज, और आपने जो बोला ना कि उनको स्पाइनल इंजरी हो जाती है,
आपने बिल्कुल सही बोला आपने, बल्कि मेरी मुंह की बात छीन ली। एंड आई थिंक दैट्स अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी, दैट्स अ केमिस्ट्री, दैट्स द वे वी कनेक्ट। ये बिल्कुल सही बोला आपने। जब अकेडमी में ही हम जब ट्रेन कर रहे होते हैं परेड के लिए ही, उसमें ही हमारे पाँव मशीन में कई बार तकलीफ हो जाती है। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैं खुद एक पर्सनल एग्जाम्पल हूँ इसका। आपको बताऊंगा आपको जी भाई, 26 जनवरी 2008 में मैंने 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड का कंटेंजेंट असम राइफल्स का दस्ता कमांड किया था। वो 28 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पे है, अगर आप करेंगे मोहम्मद अली शाह परेड तो वो वीडियो नजर आएगा। अब उसमें है तो 28 सेकंड का वीडियो, लेकिन बड़ी लंबी मार्च हुई थी और मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे और दर्द इतना होता था कि दांत का दर्द सबको होता होगा, कान का दर्द हुआ होगा कभी, कहीं ना कहीं दर्द सबको कहीं ना कहीं हुआ होगा, बहुत मुश्किल दर्द था। मिर्ची लगती होगी, मिर्ची में क्या पानी पीना इंसान है, अनबेरेबल पेन मुझे भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों में से पानी, कान का दर्द बुन, शक्ल लाल और बदन बिल्कुल गर्म, फीवर के साथ ऐसा दर्द। तो मेरे को स्ट्रेचर पे लिया गया मिलिट्री हॉस्पिटल, बीच हॉस्पिटल है दिल्ली में। वहां पे जो ऑर्थोपेडिशियन थे उन्होंने एक्सरे किए मेरे दोनों शिन बोन्स की। उन्होंने बोला दोनों 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 पाँव की हड्डियों में तो सूजन आ रखी है और फ्रैक्चर हो रखे हैं और बहुत बुरी तरह डैमेज कर रखा है तो लगता है शिन बोन। तुमने करा क्या? अब मैं जोश तो इतना है मुझे भाई, आप भी जानते हैं रियल लाइफ में भी जोश तो कूद कूद के भरा है भाई मेरे में। तो जब मैं अपना पाँव मारता था स्टैंपिंग के लिए परेड में, कोई ज्यादा ही जोर से मारता था, इतना जोर से मारता था कि भाई धरती फट जाए बस है। उससे क्या हुआ, तो मेरे को अभी परमानेंट डैमेज है, परमानेंट डैमेज अभी भी है। तो मेरे दोनों पाँव में प्रॉब्लम हो गई थी और जब डॉक्टर ने बोला कि तुम भाई परेड नहीं कर पाओगे, तो मैंने कहा सर मैं परेड तो करूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं लग पड़ेगी। और मैंने परेड की, दोनों पाँव में फ्रैक्चर होने के बावजूद पेन किलर्स पे मैंने वो परेड करी और मेरी मंगनी होनी थी उस दिन 26 जनवरी 2008 में। मेरी मंगनी उस दिन नहीं हुई, मेरी मंगनी अगले दिन हुई, एंगेजमेंट मेरी। और मगर वो एंड यू राइट, उस परेड की जो रिपरकशन होते हैं वो आज भी दिल्ली में जाड़े हो गए हैं, मेरे को पाँव में दर्द होता है मुझे भाई। तो यस यू राइट, इसमें थोड़ा है वो कैच है इसमें। हाँ, तो वही वही वाली बात है कि पता नहीं, यानी जो विजडम है लीडरशिप में, वो क्यों इस चीज को इतना फरोग देती है कि भाई आप रोज मर्रा के तौर के ऊपर अपनी दुश्मनी जो है वो दुनिया को दिखाएं कि भाई हम दोनों दुश्मन मुल्क हैं। तो हर इसी से रिलेटेड मेरा अली साहब एक सवाल यह है कि देखिए, एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, ये पाकिस्तान से रिलेटेड। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि यानी अब इस दौर में यानी बीइंग मुस्लिम एक डिफॉल्ट काइंड ऑफ टैग होता है कि भाई हो सकता है कि ये पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हो। तो मैं एक बड़ा मजेदार वाकया आपको सुनाता हूँ कि अच्छा, जो लोग अपने मुल्क से बाहर रहते हैं तो उनको जो है वो इस चीज का असर बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। मैं एक बार्बर क्या जहां पर बाल कटवाता था तो वो पाकिस्तानी था। तो एक दिन सुबह सुबह छुट्टी के दिन मैं गया वहां के ऊपर। अच्छा, सुबह के वक्त जरा सा मूड भी आदमी का जरा सा ऐसी होता है, तो वहां उनकी मुझे भाई कुवैत में है बाय द वे, जो दर्शक है वो ये सोचे कि भाई हिंदुस्तान बम्बई या दिल्ली में ऐसा हो रहा है, मुझे भाई कुवैत की बात बता रहे हैं। जी 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 जी। तो वो मैं सुबह सुबह वहां गया उनके पास। अच्छा, वो टीवी चल रहा था और टीवी के ऊपर जो है उनका वो कश्मीर का आलाप जो था वो आलाप रहे थे, वो राग अपना चल रहा था। तो मेरा मूड बड़ा खराब हुआ। मैंने कहा भाई इसको बंद कर दो, सुबह शाम जो है वो तुम लोगों ने कश्मीर 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 जो है वो बड़ा, यानी तो वो जो था वो बड़ा नाराज हो गया। उसने अपने औजार औजार साइड में रख दिए तो और उसने कहा कि भाई फिर आप हमें दे क्यों नहीं देते कश्मीर? तो मैंने कहा भाई मेरे अब्बा को दहेज में मिला होता तो मैं दे देता आपको कश्मीर। तो आप यकीन जानिए अली साहब, उस आदमी ने ही रिफ्यूज्ड, मेरे बाल काटने से इनकार उसने कर दिया। और उसके बाद से जो है न सिर्फ उसने इनकार किया बल्कि अपने जो दूसरे साथी जो थे, मुझे अपनी यानी वो शॉप चेंज करनी पड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि वहां के अवाम को कश्मीर और 1971 की जंग वो घुट्टी में पिलाई जाती है। और हमारे यहाँ भी जो है बिना पाकिस्तान का जिक्र किए हुए खाना हजम नहीं होता।
तो यानी कि जंग, दोनों कंट्रीज ये मानते हैं कि भाई जंग जो है दैट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। इस मौजूदा सूरत हाल में दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये जो यानी एनिमोसिटी है दोनों कंट्रीज की, कोई है इसका हल? या ये नासूर जो है वो हमने सारी जिंदगी यही देखा कि अब देखिए वो जनरेशन तो खत्म हो गई जिनके रिलेशनशिप्स वहां पे थे या उनके इधर थे। अब बहुत कम ऐसे थर्ड जनरेशन आ गई, तो अब कोई एफिनिटी न इधर वालों को उधर से है ना उधर वालों को इधर से है। तो कोई कोई तो इसका सिलूशन होगा, या जंग ही इसका सिलूशन है, क्या है? मुझे भाई दोबारा आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए बात ऐसी है कि भारतीय फौज हिंदुस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटली नॉन पॉलिटिकल, सेक्युलर और बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर है। और आपने जैसे बोला कि भाई अक्सर लोग ऐसा नाम लगाते हैं कि भाई हाँ अगर मुसलमान होगा तो ऊपर कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का नाम आ जाता है कि नहीं। अभी आप भी जानते हैं ये बात कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से घृणा करता है। माफ कीजिएगा साहब, मैं कोई हेटरेट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। वो पाकिस्तान का पक्ष नहीं रखता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि I भाई would say, I would say, sorry to interrupt you. I would say कि चलिए that's a very hard word, लेकिन कोई सरोकार नहीं है हम लोगों की जनरेशन को। It's yet another country. It's just one another country. हमारे हमारे लिए मतलब there is no reason to hate that country. और जो लोग थोड़े से यानी पार्टीशन के हालात से वाकिफ हैं, तो यस यस दे बिलीव कि अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो हालात, मुल्क पूरा होता और हालात कहीं बेहतर होते। तो यस प्लीज गो अहेड। I'll tell you the reason why मुझे भाई, see, I'm not saying घृणा तो is the very strong word to use, yes I know, मगर वो उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता है। और ना ही कोई हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान वहां पे का पक्ष रखता है। They all are loyal towards India. Now having said that मैं ये भी बोलूंगा कि फौज में जब मैं था, मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था। मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कभी मेरे को नहीं देखा कि भाई मैं मुसलमान हूं या ये हूं ना। मैं इंडियन आर्मी का एक फौजी हूं, एक ऑफिसर हूं। मेरे फादर इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑलरेडी रिटायर हुए, जो कि सेकंड हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी में पूरी। लेकिन कभी उनपे कभी ये नहीं नशा की नजरों से किसी ने देखा। लेकिन मेरे चाचा जान जो है वो भी पद्मश्री, पद्म भूषण, नेशनल अवार्ड, फिल्म अवार्ड, क्या क्या, नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, इतनी इज्जत उन्होंने कमाई। अभी हाल ही में वो ट्रेंड शुरू हुआ है जब पे लोगों ने उनको बोला कि भाई गो टू पाकिस्तान। अरे क्यों जाए भाई, हमारे हमारे दादा परदादा नहीं गए भाई, वो हिंदुस्तान में रहना उन्होंने पसंद किया, वो यही दफन है, हम भी यहाँ दफन होंगे, क्योंकि उन्होंने चूज किया। उनके पास तो ऑप्शन भी था ना, उनके पास तो ऑप्शन भी था। आपके परदादा मेरा परदादा के पास अगर वो सड़क पार उस टाइम गए, पार्टीशन के टाइम पे जा रहे हैं, हमने तो चूज किया है, हमें थोपा नहीं लगाया गया है हमें। तो ये हमारा मुल्क है और यहाँ पे किसी में दम नहीं है कि हमें यहाँ से हिला दे। पहली बात, अब यू आर एक्चुअली राइट मुझे भाई। अब इसका कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो बात मैं नहीं जानता। आई अगर फ्रांस और जर्मनी मिलजुल के रह सकते हैं और बूमिंग इन इकोनॉमी, अमेरिका और कनाडा अगर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर तो आई फील, अगर देखिए ये बात तो बचपन से सुनते आए हैं कि अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर साथ में मिल गई तो हम क्या कुछ कर जाएंगे, हम झंडे गाड़ देंगे, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। मगर होगा कब होगा, कब होगा? ये एक यूटोपियन ड्रीम है एक तरीके से। तो और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई देखिए अल्टीमेटली मैंने ये भी बोला कि अल्टीमेटली लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, I'm not talking about a country in general, about everybody, but a country which uses any country, I'm not taking any name, समझदार वाले जो होंगे अपना समझ जाएंगे कि अगर कोई कंट्री जैसे चाइना जो है, अब चाइना जो है वो इस्तेमाल करती है टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। संधु है उनके एक चाइनीज ऑथर थे, जैसे कि हम यहाँ पे हिंदुस्तान में चले रहती है कौटिल्य, उसमें अर्थशास्त्र के भी लिखा गया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। चाइना में संधु है, उन्होंने लिखा था, संधु ने लिखा था आर्ट ऑफ वॉर। उसमें आर्ट ऑफ वॉर में एक चीज लिखा है, द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग, कि बिना लड़े ही आप जंग जीत जाए, आप दुश्मन की रेजिस्टेंस तोड़ दें बिना लड़े ही। अब चाइना वही तो कर रहा है। देखिए एक तरीके दुनिया भर में बायोलॉजिकल वॉरफेयर झेल रखा है, कोरोना काल, ये तो वॉर वायरस है।
हम कहते हैं कोरोना, लेकिन हुआ पहला कहां से? ये डिबेट तो है कि भी चाइना ने क्या नहीं किया, डब्ल्यूएचओ ने ये बोला, ये चाइना से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चाइना अपने आप को दिखाता है कि वो इतना शक्तिशाली है, पावरफुल है, इतना नहीं है। बहुत लोग भड़कावे में भी आ जाते हैं। वो इतना केबल है मुझे भाई कि वो सैटेलाइट इमेजरी पे नकली खोके जहाज के खड़े कर देगा, और सैटेलाइट इमेजरी से आप देखिए, अरे चाइना के पास ये सब है, ऐसा नहीं है। साइबर वॉरफेयर 19 जून 2020 में चाइना ने ऑस्ट्रेलियन सर्वर्स को हैक कर दिया था। वहां के जो प्रधानमंत्री है मिस्टर मॉरिसन, उनका बड़प्पन है, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बोला कि अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रखिए आप। साइबर वॉरफेयर, इनविजिबल इन्वेजन। हम लोग अगर ओला, उबर या बिग बाजार या मेक माई ट्रिप या कुछ भी होटल बुकिंग करते हैं, ओला या कुछ भी, ओयो रूम्स, तो हम लोग एक्चुअली, हमें एहसास नहीं है, इंडियन एप्स है, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, यस, इनका बहुत तगड़ा चाइनीज स्टेक है, इनविजिबल, जो हमें दिखता नहीं है। पबजी जैसे गेम था, एप्स थे, तो ये सब चाइनीज है। तो ये एक इनविजिबल इन्वेजन चाइना ने किया है, जो कि इनका मुंह तो जवाब केवल ये है, टू हिट द ड्रैगन दैट हर्ट द मोस्ट, व्हिच इज द इकोनॉमी। और कोई रास्ता है ही नहीं। अभी कल की खबर है मेरी भाई कि चाइना ने सरहद पे अनमैन्ड व्हीकल्स तैयार कर दिए हैं, रोबोट टेक्नोलॉजी, रोबोट्स के रोबोट, क्योंकि इनके साथ भी नहीं खेल पा रहे वो लोग इतनी ठंड में। और हमारी तरफ का जो सबसे बड़ा वेपन है, जनरल क्या है, जनरल विंटर। जो विंटर आता है, हिंदुस्तान की आर्मी रोबोस्ट है, वो ड्रैगन है, वो टफ है, गांव से आते हैं, बहुत टफ है। चाइना की चॉकलेट क्वीन सोल्जर्स हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एक प्रोजेक्शन के चक्कर में कि हम टेक्नोलॉजी में वो एडवांस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इतने एडवांस हैं, तो उनके जो सिपाही हैं वो कमजोर हो गए, वो दिखावा हो गया, वो दिख गया इसमें। यही चीज हुई थी इराक में। इराक में हमने सोचा अमेरिकन आर्मी आई थी, तो अमेरिकन आर्मी के लिए ये मौसम, यहाँ का रेगिस्तान बहुत गर्म होगा अमेरिकन के लिए, वो झेल नहीं पाएंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या करा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, यूएवी। आप देख लीजिए 2 जनवरी पिछले साल 2020 में अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में ईरानियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुलेमानी को यूएवी के ड्रोन से उड़ा दिया था, टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन बिल्कुल, और वही चीज अभी इंडिया, हम लोग तो तैयार हैं अपनी तरफ से। अभी जो राफेल जेट्स हैं, हमने जो प्रोक्योर करे हैं हिंदुस्तान में, उसमें 36 राफेल जेट्स की बात हुई थी, 33 तो आ गए हैं हिंदुस्तान के पास। जो सेकंड हमारा एयरफोर्स बेस है हाशिमारा वेस्ट बंगाल में, ईस्ट में, वो तो पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। और जो उसका जो हैमर, जो टेक्नोलॉजी है, जिससे हैमर टेक्नोलॉजी वो है जिससे आप बम से उड़ाते ना, जो गोली बारूद होती है, बेसिकली टू सिंपल टर्म्स, ताकि हमारे सिविलियन दोस्त हर कोई फौजी नहीं होगा वो समझ जाए, तो वो भी हमारे पास आ रहा है अभी। और जो और कई एडवांसमेंट, जैसे जैसे नई AK असॉल्ट राइफल्स है हमारे पास, AK 203 है, वो अमेठी में मैन्युफैक्चर होंगी। वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक नया मेथड है, उसके जरिए जो नेवी है वो भी तरक्की कर रही है। और जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, जैसे कि INS विशाखापट्टनम हो गया, वो सब सब पटरी पे है। 48 ब्रिजेस तो हमारे रक्षा मंत्री ने इनॉग्रेट किए थे, जो कि लेह लद्दाख से लेके सिक्किम तक जाके, जिनके ऊपर टैंक्स भी लगती हैं, उनका वो वजन होता है। आपने ये मेरा सवाल जो था, यानी ये आखिरी सवाल था, आपने इसको पहले ही आप ले आए, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये चाइना जो इंच दर इंच जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो उसको आपने ये कहा कि वी आर केपेबल इनफ, और हमारे पास वो कॉम्पिटेंस है कि उनके यानी वो टेक्नोलॉजिकली थोड़े से एडवांस ज्यादा है, लेकिन जहां तक फिजिकल कैपेबिलिटी की बात है, तो वो हमारी फौज जो है वो ज्यादा ताकतवर है कंपेयर टू। तो फिर यानी उनको बीफिटिंग रिप्लाई क्यों नहीं जा रहा? ये देखिए गलवान में जो कुछ हुआ, और उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि साहब गांव बसा दिए उन्होंने, और वो इंच इंच करके वो आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या हमारी तरफ से भी कुछ उस तरह जवाब जा रहा है, या हमारा टोटल फोकस वो पाकिस्तान की तरफ है? देखिए मुझे भाई, बात दरअसल ऐसी है कि अगर हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं, तो 4 जुलाई 1914 में एक शिमला में एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, जहां पे शिमला पैक्ट साइन कर दिया गया था। और उस टाइम पे पूरे 4388 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर का है, एक मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी कि भाई इतना हिस्सा हिंदुस्तान का, इतना आगे तिब्बत। अब चाइना ने कोई भी पैक्ट का आदर नहीं किया है,
चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंजीर पैक्ट हो, चाहे कोई पैक्ट हो, चाइना एक तरीके से बहुत ही साइकोलॉजिकली वॉरफेयर लड़ता है, उसके बहुत माहिर है वो। और क्योंकि वो 4800 एंड 4388 किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो डिमार्केटेड नहीं है, कभी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कोई फेंसिंग नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में जो पे लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक प्रॉपर एक फेंसिंग है, डिमार्केशन है। अब ये एरिया डिमार्केटेड क्यों नहीं है? क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल इलाका है पहली बात तो, और अगर हमने फेंसिंग कर भी दी उसको मैन करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। फर्ज करिए हमारे कॉलोनी में अगर हमने एक बाउंड्री वॉल एक फेंसिंग कर दी, कोई चौकीदार नहीं है उसको बैन करने के लिए, तो क्या करेगा बस टिकट फेंसिंग का, चोर फिर भी नीचे से घुसाएगा ना अंदर। तो उसी तरीके से वो इलाका है बहुत मुश्किल, तो दोनों तरफ से फेंसिंग नहीं है। अक्सर क्या होता है, हिंदुस्तान के ट्रूप्स और चाइना के ट्रूप्स पेट्रोलिंग करते हुए मिलते हैं। अब वो एक परसेप्शन है कि इतना इलाका हमारा, इतना उनका, तो तू मैं हो जाती है और अक्सर फिस्ट फाइट भी हो जाती है। 15 जून पिछले साल 2020 में गलवान घाटी में कर्नल बाबू साहब जो बिहार रेजिमेंट के थे वो शहीद हुए थे हमारे 20 बहादुर जाबाज फौजियों के साथ, जिनको महावीर चक्र से भी बाद में नवाजा गया था मरणोपरांत। अब हमारे 20 शहीद हुए, उनके 50 से ऊपर शहीद हुए, हमने शहादत की जो आदर था वो अपने फौजियों को भी नहीं दिया। कौन सा देश ऐसा होगा जो अपने फौजियों को आदर नहीं करेगा भाई, ये बताइए। अब हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था उनका, हम अक्सर उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और जो जो आगे जहाँ पे पेंगोंग है, लेक पेंगोंग, पेंगोंग सो मतलब वाटर बॉडी, तो पेंगोंग सो, तो वहां पे फिंगर 8 मतलब फिंगर से के वो पॉइंट है, फिंगर 4, पहले हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, फिर फिंगर 4 पे आए, फिर हमने डीएस्केलेशन की बातें करी। क्योंकि हम लोग जो हिंदुस्तान जो है दरअसल एक बहुत ही शांतिपूर्वक नेशन है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो हम एक तरीके से पीस चाह रहे हैं, अमन शांति चाह रहे हैं। चाइना जो है उसने पूरे देश दुनिया में विश्व भर में एक कोहराम बचा रखा है, अपने कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है, एक हैवक कर दिया है। और मैं ये भी बोल दूं, अगर चाइना को सही तरीके से अभी नहीं रोका तो आप मेरी बात मान ली, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ चंद ही सालों में चाइना भैया सुपर पावर बन जाएगी फिर, और फिर अपनी दादागिरी चलाएगी, फिर कर दो जो करना है, कुछ नहीं, फिर बी टू लेट बाय देन। उनको कहां पे अब क्या रोकना कर, अब आप उसको कंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? मिलिट्री सॉल्यूशन है नहीं। आप क्या कर सकते हैं? यूरोप पूरा जो है वो इकोनॉमी सरेंडर कर चुकी है, अमेरिका की इकोनॉमी जो है सरेंडर कर चुकी है, तो आप उसको काउंटर करने के लिए कर क्या सकते हैं? hit the dragon where it hurts the most. So that's what I want to know. Where does it hurt them most? इकोनॉमी, वही इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी को उन्होंने इस तरीके से हर चीज, यानी उनसे हमारे यहाँ दुश्मनी है, लेकिन ये कि दिवाली के दिए और लाइटें जो है वो भी चाइना से बन के आ रही। तो अब आप उसको, मतलब इट साउंड्स गुड व्हेन इट्स सेड, बट लेकिन उसको यानी आप करेंगे कैसे? देखिए ये बात सही है, देखिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन फिर भी नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और बूंद बूंद से घड़ा बनता है, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो अगर मिलिट्री मेथड हम अपनाएंगे तो देखिए कॉर्ड फॉर्म हो गई है। कॉर्ड के 4 देशों के बीच में है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ये चारों देश अपनी जो एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स हैं उनको एंडरसन एयरफोर्स बेस है अमेरिका में, वहां पे तैयार करेंगे, वहां पे ट्रेनिंग देंगे अगेंस्ट चाइना's aggression in the South China Sea, in the Indo-Pacific। अब चाइना जो है, अभी आज की बात है, आज की खबर है, इन्होंने 5 नाम बदलने की जरूरत करी है अरुणाचल में। ये बोला है कि ये 15 नाम, सॉरी 15 नाम बदलने की जरूरत। और चाइना अक्सर टाइम टू टाइम ये जापानीज आइलैंड के नाम बदलता रहता है। करो, बदलते रहो, कौन परवाह कर रहा है भाई। इन्होंने 2017 में भी कोशिश की थी, और 2008 में हमारे आईएएस ऑफिसर हैं अरुणाचल के थे, वो चाइना जाने वाले थे, इन्होंने वीजा देने से मना कर दिया, ये बोल के कि भाई वो अरुणाचली है तो मतलब वो चाइनीज है, इनको वीजा की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के। अच्छा हाँ, अच्छा। कमाल कर दिया। चाइना चाइना का इलाज ये है कि उनकी इकोनॉमी पे जाए। और अगर इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि भाई गुजरात में, मैं जानता हूँ कि एक न्यूज आई थी कि किसी ने अपने टीवी सेट पे लिखा था मेड इन चाइना, वो गाली पटक दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए मेड इन चाइना का। अरे ऐसे थोड़ा ये थोड़ा हल होता है। हल ये है कि जो इनविजिबल नेशन से क्या करेंगे, हम जो एप्स हमने जो बैन किए थे 48 एप्स, आगे आगे और एप्स बैन करें, एक शुरुआत की थी, ठीक है, लेकिन अब मेड इन चाइना जो है
कि लेकिन सुनना होगा, चाइना बहुत ज्यादा एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी में, बहुत ज्यादा, जितना जहां भाई सोच खत्म होती है उनकी सोच वहां पे शुरू हुई है टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। तो भाई अब एक और चीज बताऊं आपको, जितने भी स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं रशियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो पैसा घूम फिर के किसी तरह, बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात, वो पैसा जाके चाइनीज गवर्नमेंट में आता है, वही पैसा चाइनीज मिलिट्री में यूज होता है, वही पैसा हमारे खिलाफ अल्टीमेटली चाइना इस्तेमाल करेगी। तो अक्सर लोग ये बात जानते नहीं है। तो अक्सर ये लोग चाइना के जो जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, जो इनविजिबल इन्वेजन है, वो अगर समझ लें, और अगर मैं तो कह रहा हूं कि वो जिस रफ्तार से जा रही है वो बनेगी सुपर पावर, अगर उनको नहीं रोका जाए तो, और रोकना बड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और यही मौका है, यही टाइम है। मिलिट्री मेथड्स कम काम करेंगे इसमें, मगर ये जो इकोनॉमी जो है ना चाइना की, अगर इकोनॉमी रोक दी जाए, वहीं से कट कर दे, तो ये बहुत काम में आएगी। और अली साहब, या सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं कहता हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपको भी अप्रीहेंशन है कि चाइना इवेंचुअली विल बी अ सुपर पावर, तो यानी अंडरस्टैंडेबली इट विल बी द मोस्ट मेजर थ्रेट टू अस, तो हमारे लिए वो ज्यादा बड़ा थ्रेट होगा कंपेयर टू एनी अदर नेशन। तो उसके लिए कि जो है हमारा कंट्री प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। इट विल बी मुझे भाई, एंड यू आर राइट, हमारा कंट्री प्रिपेयर कर रहा है, हम भी न्यूक्लियर पावर है। और मैंने अपनी नर्सरी जो है, क्लास नर्सरी मैंने चाइना बॉर्डर पे की थी। मैं टांगा वैली एक जगह है अरुणाचल में, बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे है, तवांग खिल्मू वहीं पड़ता है, और यहाँ पे बहुत टेंशन भी थी। मेरे फादर साहब मेजर साहब थे, यंग ऑफिसर थे, और हमने अपने, बल्कि मेरे दो बहनें जो हैं और मैं छोटा भाई पता नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो हम टांगा वैली से हमने वहां से अपनी स्कूलिंग शुरुआत की। और उस टाइम पे हमें मालूम है कितनी टेंशन तब थी। मैं आपको अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ये क्योंकि चाइना किसी भी पैक वो दादागिरी है, वो प्लेन दादागिरी है, मैं तो करूंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कर लो जो करना है। चाइना का ये रवैया है, और ये रवैया उनका बदलने नहीं वाला है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, चाहे कितने भी हम मिलिट्री लेवल टॉक्स, हम जाते हैं मिलिट्री लेवल पे टॉक्स करने के लिए, भाई ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि भाई मिलिट्री कमांडर जब टॉक करते हैं, वो कमांडर लेफ्टिनेंट लेवल टॉक, लेवल चाहे लेफ्टिनेंट हो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो, है तो फौजी, है तो फौजी। और फौजी को कभी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स करे हैं, प्यार से गले मिलने हाथ मिला के आए हैं। उनको ठोकने की, धाड़ गोली चलाने की ट्रेनिंग मिली है। जब तक कोई डिफेंस अटैचे ना हो, जो कि मेरे फादर से सऊदी अरेबिया में डिफेंस अटैचे, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यमन, मिड 90s में जब हाफिज अंसरी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो वीसी एएमयू भी थे, जो कि इंडियन एम्बेसडर थे सऊदी अरेबिया में, तब जब तक आपको डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, तो अल्टीमेटली फौजी तो बात कर रहे हैं ना, तभी तो वो स्टेलमेट, किसी में वो आउटपुट नहीं निकल के आ रही है वो टॉक्स में। मगर ये जरूर है कि बाइंग टाइम निकल रहा है, आप टालते रहो बात को। अब चाइना का जवाब केवल इकोनॉमी है मुझे भाई, और इसके अलावा कोई जवाब है ही नहीं। I believe कि हम कितना हम बॉर्डर पे सड़क पे लड़ रहे हैं, उनसे कुछ भी कर रहे हैं। all the major countries of the world have to unite against this war, जो इकोनॉमिक वॉर आप जैसे बता रहे हैं। तो अच्छा अली, वापस हम आते हैं अपने यानी उस मौजू के ऊपर कि कश्मीर के ऊपर एक बात करते हैं। आप कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं, आपने कश्मीर को करीब से देखा है, तो मेरा एक नजरिया है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट ओपिनियन, और मुझे बताइएगा कहाँ मैं सही हूँ कहाँ गलत हूँ। मुझे लगता है कि कश्मीरियत जो है वो एक आइडेंटिटी है, और जो कश्मीरीज, आई डू नॉट नो कितने हैं, जो प्रो पाकिस्तान है, उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि जिस पाकिस्तान ने उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरों को कबूल नहीं किया, बांग्लादेश को यानी जो उनका पार्ट था उसको कबूल नहीं किया, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वहां मेजोरिटी मुजीबुर रहमान को मिल गई, बट दे नेवर एक्सेप्टेड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर, उसको कबूल नहीं किया, यहां तक कि मुल्क उनका तकसीम हो गया। तो उनके मुल्क में खुद कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। तो ये क्यों अपने इस इल्यूजन में है कि अगर कश्मीर जो वो लोग जो हैं जो प्रो पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी उनको कबूल करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग प्रो इंडिपेंडेंस हैं, क्या उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में, यानी जो रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर ये चाहते हैं कि भाई इस्लामी मुल्क और हो,
तो उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई दुनिया में 157 मुल्क इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो वो उनका कोऑपरेशन है वो है, तो उसमें 157 इस्लामिक मुल्क हैं। तो अगर एक मुल्क और ऐड हो जाएगा तो 158 हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी ये देखिए कि एक ये कि इसको भी 70 साल हो गए कत्लो गारत को, इसका भी कोई सिरा नहीं मिलके दे रहा। वहां के ऊपर अब जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं कि वो भी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कारगर नहीं लग रहे हैं। तो ये इसका क्या सोल्यूशन है? मतलब यही सोल्यूशन है कि भाई आर्टिकल 370 हटा दिया गया और फोर्सफुली जो है उनको यानी समझाया जाएगा कि भाई आप हिंदुस्तानी हैं और आपको हिंदुस्तान के साथ रहना है। मेरे हिसाब से तो उनका जो बेटर इंटरेस्ट है वो यही है कि हिंदुस्तान इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, उनकी बेहतरी इसी में है कि वो हिंदुस्तान के साथ रहें। जी, मुझे भाई देखिए बात ऐसी है कि इसको मैं एक बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ ताकि हर किसी की बात में कोई समझ में आ जाए। देखिए फर्ज करिए कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की है, उससे एक जनाब प्यार करते हैं, उनकी शादी भी हो गई। ठीक है, अब एक और जनाब थे जो उस लड़की पे नजर गाड़े हुए थे, उसको उनको मोहब्बत थी उस लड़की से। अब वो देख रहे हैं अच्छा मियाँ बीवी की शादी हो गई भैया, उसके बाद मियाँ बीवी हर किसी के फैमिली में के मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अब उसने देखा अरे भैया इनकी लड़ाइयां हो रही हैं, तो वो जो थर्ड पार्टी के जनाब थे जो नजर गाड़े हुए लड़की पे, वो आ गए बीच में फायदा उठाने के। अच्छा मियाँ बीवी की जो लड़ाई हो रही है, अब मैं इनका डिवोर्स करवाता हूँ और मैं लेके भागता हूँ लड़की को। बस वही कहानी है मुझे भाई, और कोई कहानी है ही नहीं। तो कश्मीर जो है हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, दुनिया भर में the number one, the most sought after tourist destination in the world, जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा है एक्चुअली। अब क्या है कि अब देखिए आर्टिकल 370 पे हम जाते हैं, ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था जब 1950 में, और उसके बाद बी आर अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बाद में, और इसके ऊपर बड़ी लंबी कहानी है। आर्टिकल 370 जब 5 अगस्त 2019 में हटाया गया, भाई पहली बात तो मजबूरन अगर किसी लड़की से शादी कर लें, आपने दस्तावेज भी साइन कर लिए, ठीक है, क्या आप उसका प्यार जीत पाएंगे? शादी तो होगी, you have to win the hearts and mind of वही people. वही वही मेरे सवाल का जो जूस है वो वही है कि यानी ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए। पाकिस्तान यानी दोनों भाई उर्दू स्पीकिंग जो मुहाजिर थे वो वहां पे अजनबियत के साथ रहे, और मेरा ख्याल है कि आप भी उसी में रहते हैं। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो उनके साथ मर्ज हो जाए, और ये भी उनके हक में बेहतर नहीं है कि वो साहब एक इंडिपेंडेंस की बात करें। तो ये क्यों नहीं है उनके समझ, या हमारी तरफ से ये क्यों नहीं कोशिश की जाती समझाने के लिए कि वो जिस हालत में है वो बेस्ट उनके लिए है? नहीं, कोशिश की गई है अक्सर मुझे भाई, लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन इतना है खास तौर से कश्मीर में कि वो भड़कावे में आ जाते हैं जब कोई इनको सरहद पार से इनको भड़का के ले जाता है और ट्रेनिंग देता है, और हाथ में एक 16 साल के लड़के को AK-47 थमा देता है, वो भी बड़ा मैचो फील करता है। और मैं भाई एक छोटी कहानी बताऊं मुझे भाई, रियल कहानी है। सन 2008 नवंबर में, ये तब तक सीज फायर नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे, सरहद पे, और मैं सरहद पे था, और मैं सितंबर में ही आ गया था सरहद पे। तो अक्टूबर की बात है ये, सॉरी अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है। हम लोग फील्ड फायरिंग करते थे उस टाइम पे अक्सर, कि पाकिस्तान की सरहद के पास गोलीबारी आ गई है, वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, रिटर्न फायर हो रहा है। सीज फायर नहीं था उस टाइम पे, रात का वक्त था, और मैं मिल्टन की बोतल होती है ना, मिल्टन की बोतल की नॉर्मल बोतल नहीं, उसकी हार्ड सर्विस होती है बहुत सारी, तो वो हम मच्छरदानी में सो रहे थे हम लोग, मच्छरदानी मच्छर से बचने के लिए नहीं, क्योंकि वहां सांप बिच्छू इतने हैं बॉर्डर पे जंगल में कि भाई अगर रात के मिड ऑफ नाइट अगर आंख खोली ना तो कम से कम 4 सांप तो आपको मेरी मच्छरदानी के ऊपर दिखेंगे, बड़े बड़े बिच्छू, ऐसे कि भाई बूट के अंदर अगर बूट पहन रहे हैं तो कम से कम 4 बिच्छू तो आपके बूट में एट टाइम बैठे होंगे। तो ये माहौल रहता है वहां पे सरहद पे। अच्छा,
अब मैं आपको बताऊं, फील फायरिंग हो रही थी रात को, मेरे मुंह पे खट से आके हार्ड मिल्टन की वाटर बॉटल फुल थी, वो गिरी, और पानी था बिल्कुल ठंडा एक तरीके से उसमें। तो वो मेरा क्या हो गया, तो मेरा फायरिंग हो रही है बाहर, और मैं बहुत यंग था उसमें, मैं ये सर लेफ्टिनेंट, तो मैंने अपने जो कंपनी कमांडर थे मेजर गौरव ग्रेवाल, उनको बताया सर फायरिंग हो रही है सेट पे। तो उन्होंने बुलाया, उनका तैयार है, उनका एम्बिशन होने तो कोई बात नहीं, ये तो करते रहता है। तो उसके बाद आदत पड़ गई मेरे को कि भी फायरिंग होगी, लेकिन हम लोग एक प्रैक्टिस फील्ड फायरिंग पे थे, तो एक 10 साल का बच्चा था, तो वो आया, तो हमने देखा कि भाई वो 10 साल का बच्चा, जहाँ पे हम रेंज में फायरिंग कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के वो वहां से शेल इकट्ठा कर रहा है, जो लेड, जो जो हम खाली खोखे होते हैं, जो एमिशन का होता है ना, वो रेमनेंट्स वेस्ट, वो कॉपर निकाल के कॉपर फेंक रहा है। कॉपर होता है उसमें। जी जी। तो वो मेटल कलेक्ट कर रहा है। तो हमने कहा अरे अरे, बहुत आवाज लगी, मगर वो अपनी जान पे खेल के फिर भी। बाद में मैंने इसको एक दिन बताया बच्चे को, ये आओ बेटा, चॉकलेट भी दी। मैं बोला भाई क्या बात है, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? तो बोलता है सर हम इतने गरीब हैं कि हम अगर अपनी जान अभी जोखिम में नहीं डाले तो हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। हम यही मेटल जाके हम बेचेंगे स्क्रैप मार्केट में, और उससे हमें कुछ चंद पैसे आएंगे, उससे हम खा पी पाएंगे, और उससे हम कोई अपने, मैं चाहता हूँ कि पढ़ूं लिखूं। अच्छा, मैं उससे मजहब नहीं पूछा, उससे उसका मजहब नहीं पूछा, ना मेरे को मालूम है, ना उसका नाम भी नहीं पूछा उसका। लेकिन मेरे को अब जो भी हो, किसी भी मजहब का हो, क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर मतलब ये नहीं कि भाई मुसलमान, कश्मीरी डोगरा, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू सब शामिल है इसमें, और कश्मीर हमारा है, और कश्मीरी हमारे अपने ही है। अच्छा, at the end of the day, अच्छा, अब मैं तब समझ गया कि पॉवर्टी यहाँ पे बहुत है। अब ऐसे बच्चे को कोई भड़का के ले जाएगा, तो वो बच्चा भी भड़क जाएगा। तो ऐसा जो लोग हथियार, उग्रवाद के तौर पे जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही अनएथिकल है और अनकॉल्ड फॉर है, और उसकी मैं सख्त निंदा करता हूँ कि जो अगर देखे उसका एडवांटेज लेके उस बच्चे का ब्रेन वॉश करे। अच्छा, अब हल क्या है इसका? डिप्लोमेटिक टॉक्स। मुझे लगता नहीं कि वो उससे कुछ खास ऐसा निकल पाएगा। डिप्लोमेसी अभी भी है हिंदुस्तान में, नई दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी है, पाकिस्तान इस्लामाबाद में हिंदुस्तान का राजदूत बैठा हुआ है। अब देखिए, पाकिस्तान जो है एक तरीके से उसने तालिबान को भी सपोर्ट किया था अफगानिस्तान में, और ओवर 10,000 पाकिस्तानी फाइटर्स घुसाए थे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। और तालिबान का आप देखेंगे जितना भी दुनिया भर में मुसलमानों का नुकसान हुआ है, कैजुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैजुअलिटी तो खैर हुई हुई है, मगर डिफेमिंग ऑफ द इस्लाम रिलीजन, जो इस्लामोफोबिया जो पैदा है, तो मैं कम दोष दूंगा जो बाकी जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो है ही है खैर। जैसे कि अभी हरिद्वार में, आई मीन बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से बेहुदा गंदी स्पीचेस दी गई हैं, गंदी बातें की गई हैं, मतलब बहुत ही मेरे को शर्म आती है ये देख के कि भाई ऐसा हो रहा है। हाँ, और इसकी ये अच्छी बात है कि कुछ बहुत समझदार लोगों ने, जो उनके मुसलमान भी नहीं है, उनकी उन्होंने सख्त निंदा भी करी है ऐसी चीजों की, और इन पे एक्शन लेगा। और मेरे को पूरा यकीन है इंडियन जुडिशरी और यहाँ के जस्टिस में कि यहाँ पे उनपे कड़ी सजा उनको मिलेगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि भाई जितनी भी मुसलमानों को बुरा नाम दिया है, वो यही ऐसी टेररिस्ट ग्रुप्स, ऐसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, आईएस खुरासान हो गया, आईएस हो गया, तालिबान हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। और यही वजह है कि आज की तारीख में इंसान दाढ़ी या टोपी या तस्वीर लेके घूमने से या चढ़ा करके घूमने से थोड़ा घबराता है कहीं ना कहीं। हमें फख्र होना चाहिए है। और मगर मैं बताऊं मुझे भाई, मेरे को तो, मैं तो अपने मुल्क में बहुत ही महसूस करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा या कोई ऐसा औहदे को ना, मैं इसलिए आपको महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे को पहली बात तो अपने आप पे पूरा भरोसा है, मेरे को अपने आस पड़ोस वालों पे पूरा भरोसा है, और मेरे को कोई खतरा नहीं महसूस होता पर्सनली। और बल्कि मेरे को, मेरा दिल जाता है ऐसे लोगों पे जिनको who feel insecure in the country, I feel bad because ultimately मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, 14 फरवरी 2019 में, जब पुलवामा में हमले हुए थे। और ये लेटर आधे दिन में, मुझे भाई आधे दिन में मैंने बस फेसबुक पे लगाया और मैं सो गया, रात के 2:30 बजे लगा के सो गया। जब मैं सुबह उठा 6 बजे, फौजी का आदमी तो जल्दी उठ जाता हूँ मैं, तो सुबह उठा 6 बजे, तो मैंने देखा वही लेटर के तकरीबन 387 शेयर्स हो चुके थे। शेयर्स, मैं कमेंट या लाइक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को बड़ा अनयूजुअल लगा कि इतने शेयर्स, हजारों में कमेंट्स, हजारों में लाइक्स, कमाल हो गया।
उसके बाद मैं फोन ऑफ किया, मैं फैकल्टी हूँ सुभाष गया का विजिटिंग मोड इंटरनेशनल एफएम स्कूल, वहां पे लेक्चर लेने के चला गया मैं। 12 बजे अपना मोबाइल ऑन किया मैंने, जो ऑफ था, 7 मिस कॉल अलर्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर्स। तो मैंने जब देखा तो मेरे को हिंदुस्तान के न्यूज चैनल ये बात बता रहे हैं कि आपने जो खत लिखा था जैश ए मोहम्मद को इंटरनेशनली, वो उसके 10 मिलियन शेयर सोशल मीडिया में हो चुके हैं। कितने? 10 मिलियन, कुछ चंद घंटों में, आधे दिन में भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों से रेजोनेट किया। आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, मजहब, नेशनैलिटी, किसी का कुछ भी हो, लोगों ने वो पढ़ा और खुद का दिल कहा कि मैं उसको शेयर करूं। तो गूगल पे भी है, फिर स्क्रोल, हर एक कंपनी ने, हर एक पब्लिशिंग हाउस ने इसको कवर किया और हर एक टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया इस लेटर को लेके। और उसी से ही मैं डिफेंस, जिसे आप कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट, मैंने फौज छोड़ चुका था 2008 में। और जब मैं फौज में बात करता था तो कोई मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं ले पाता था डिफेंस मैटर्स में भी, माइनर टैक्टिक्स हो या कुछ भी हो, कि भाई कौन सुनेगा लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब की बातें, मेरे साहब की बातें। आज देखिए, मैं इत्तेफाक देखिए, मैं बोलता हूँ डिफेंस मैटर्स में नेशनल टेलीविजन चैनल पे, तो सीनियर डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स, फॉर्मर चीफ ऑफ द फोर्सेस, जनरल्स, सीनियर लीडर्स, डिप्लोमैट्स, पॉलिटिकल लीडर्स, डिसीजन मेकर्स, पूरा देश सुनता है कि भाई क्या बोल रहा है ये बंदा, सुन तो ले। तो बात तो मेरी तभी हुई थी, अभी वही फर्क लगता है कि भाई हाँ, जो मैं जिस तरीके की किताबें अभी पढ़ता हूँ, शायद उस टाइम पे मैं वो उस किस्म की किताबें नहीं पढ़ा करता था। अभी मैं बहुत पढ़ता हूँ जी भाई। मैं अगर सफर भी कर रहा हूँ तो मैं कम से कम 3 किताबें, जरूरी नहीं है कि डिफेंस मैटर्स पे हूँ, 3 किताबें तो हमेशा परमानेंट में अभी भी यहाँ पे रखी हुई है मेरे पास, मोटी मोटी किताबें रहती है। और रात को बिना पढ़े मैं सो नहीं पाता, ठीक है, उस पर आते हैं आपस मुद्दे पे। तो ओवरनाइट जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो चैनल से इंट्रोड्यूस करा मेजर मोहम्मद रिचा, आर्मी वेटरन। तो जिस तरीके से मैं बयान कर रहा था अपने पॉइंट्स और लोगों को समझ में आ रहे थे, वो ट्विटर पे लाया लगे रहना और वो रेजोनेट करने लगे। तो मेजर मोहम्मद रिचा डिफेंस एनालिस्ट, मेजर मोहम्मद रिचा डिफेंस एक्सपर्ट, उस तरीके से ओवरनाइट एक डिफेंस एक्सपर्ट, एक डिफेंस एनालिस्ट हिंदुस्तान का एक नया बॉर्न हो गया। एक हम नहीं जानते थे, एक मेजर महबूब रजा साहब है, हम बस उनका ही हमने नाम सुना था बस कि भाई वो डिफेंस एनालिस्ट थे, वो शायद पहले डिफेंस एनालिस्ट थे, बड़ा अच्छा बैलेंस एनालिसिस करते थे वो, ठीक है। अब बात रही कि भाई इसके हल की, मुझे भाई फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों को खराब लगे, मेरे को पर्सनली आई विश कोई हल निकलता, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाई कोई ने एक being an optimist also, I don't find any ray of hope coming out from it because अब देखिए इमरान खान को देख लीजिए जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, इनको सबको अपनी अपनी कुर्सी से प्यार हो जाता है, एक तरीके से पावर का नशा हो जाता है एक पॉइंट पे आने के बाद। कोई आवाम के बारे में लोग आई विश लोग सोचते हैं, लेकिन लोग कम सोचते हैं। और मैंने उस ओपन लेटर में ये भी लिखा था कि यू आर ट्रूली द एनिमीज ऑफ इस्लाम, जैश ए मोहम्मद को, जो कि ये खत जैश ए मोहम्मद के पास भी पहुंचा था, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और कई लोगों का विचार की थिंकिंग परिवर्तन हुई, they got influenced by it. A lot of youngsters, a lot of Kashmiri youth in fact, and they decided that let's, instead of having an AK-47 or bench, books and laptops in their hands ultimately, और देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इतनी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बल्कि मेरे वालिद साहब नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, रैंक बाय टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग नंबर 1 के औहदे पे आई थी, the most reliable ranking in the world। और क्योंकि उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम आया आगे ना, उन्होंने किताब लिख दी, ये द सरकारी मुसलमान। अब इसमें शब्द आ गया मुसलमान का है, तो इसलिए लोगों को लगने लग गया कि भाई ये बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब है, पढ़ें क्या खास शब्द लिखा है, कुछ नहीं, इसमें देशभक्ति की बातें लिखी है, इसमें तो लिखा है कि इंडियन आर्मी कितनी सेक्युलर है, कितनी अनबायस्ड है, कितनी फेयर है, कितनी उसमें जो मतलब जिन लोगों को मुद्दे निकालने होते हैं, उन्होंने वो इंसिडेंट को बहुत उछाला है, जिसमें वो गुजरात का जब चार्ज लेके भेजा गया था, तो उस चीज को ज्यादा उन्होंने उछाला। बाकी किताब के वो एंड आई एम फॉर्चुनेट के मेरे पास ये किताब, जनरल साहब की ऑटोग्राफ किताब मेरे पास है, जब वो आए थे तो उन्होंने मुझे किताब ये दी थी, इट्स अ वंडरफुल बुक। तो अली साहब, मैं बिफोर आई कंक्लूड, यानी जो आपने बात कही है कि ऐसा होता है कि ये जितनी कारकर्दगियां होती, चाहे वो आईसिस की हो या चाहे ये जितने भी जैश हो या ये हो, इन सब की जो भेटो
अपनी अपने अपने इलाकों में ये जो जो कारकर्दगियां करते हैं उसका असर बहुत दूर तक जाता है, एंड इट सीरियसली अफेक्ट्स द मुस्लिम्स इन इंडिया। और उनके ऊपर एक टैग लग जाता है, हालांकि कोई सरोकार नहीं है, कोई सिंपथी नहीं है उनके साथ में, कोई उनकी आइडियोलॉजी के साथ कोई मुनासबत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अनफॉर्चुनेटली वो लिंक हो जाता है और उनके जो करतूतें होती हैं उससे यानी हम लोग भी बदनाम होते हैं, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने यानी हर तरीके से अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा अली साहब बात करने में आपसे, एंड इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स। तो मैं आखिर में एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि अलीगढ़ में आपने इतना वक्त गुजारा, आपका कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, आपको एक एफिनिटी है वहां से, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया, तो एएमयू से आपको क्या मिला और क्या आप का तासुर है अपनी यूनिवर्सिटी के, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में? कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही हाईली सोचता हूँ और मेरे को बहुत इज्जत करता हूँ जितने भी अलुमनाई आगे पास आउट हुए हैं। मेरे नाना, मेरे घर से मेरे नाना एएमयू, बल्कि वो एक कार्ड पे लिखा करते थे सैयद तंसीर, एडवोकेट सैयद तंसीर अली शाह, जैसे लोग लिखते थे एमबीबीएस है ये, वहां पे अपना जो भी उनके वो वकील थे मेरठ के माने हुए वकील, एंड लिखते थे कॉमा एलिक। तो ये था, और मैंने बचपन में देखा हुआ है उनकी किताबें अली, वो बड़े शान से लिखा करते, उनके जो बोर्ड है घर पे उनकी कोठी के पास जो बोर्ड है उसमें भी लिखा है कॉमा नीचे अली। जैसे कि मेरे फादर लिखते हैं पीवीएसएम एसएम वीएसएम भविष्य सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अली। ये शान चौकत थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और मैं तो ये मानूंगा कि अभी भी है। और मेरे वाकया अलीगढ़ से मेरी जो मोहब्बत है अलीगढ़ की के पानी से, वहां की मिट्टी से, वहां की खुशबू से, वहां के लोगों से, मैं आपको क्या बयां करूं। मैं मतलब आई टू फील लाइक अ स्टूडेंट, आई टू गो देयर, रात रात चहल पहल हो रही है, लोग साइकिल पे जा रहे हैं। जब मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किया था, सबसे बड़ा मेमोरेबल बात वो थी, मैं जब मैं खिड़की से कूदा था और शेरवानी से जा रहे थे तो मैं भागा वहां से, तो मेरे को यकीनन एक्चुअली ये फील होने लगे कि भाई मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। और वो पार्ट जब मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, और वो पार्ट जब मैं ढाबे पे कैफे डी लैला पे चाय पी के जब मैं पेमेंट करने आ रहा हूँ तो सीधे बोलते हैं पैसे मत देना, ये जूनियर है हमारा, वहां से ऐसे कर गया। तो एएमयू की जो रिवायतें हैं, जो ट्रेडिशन है, मतलब मैं क्या बोलूं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मतलब मैं मुझे यू आर क्लासिक एग्जांपल होता है। मेरे जो चाचा है नसीर साहब, मतलब एक से एक आप अलुमनाई का नाम ले लिए, मतलब इज अ फाउंटेन हेड ऑफ मुस्लिम एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एलिक्स दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो नेटवर्क है ना आप लोगों का, मैं भी अपने आप को एलिक्स से कम नहीं मानता हूँ। मैं भी अपने आप को, हालांकि पढ़ा नहीं वहां पे, आपने बोला, लेकिन थिंकिंग भी एलिक्स वाली है। और जुगाड़ू जुगाड़ वाली, कोई भी एक ऐसा हल नहीं होगा, मैंने कोई भी अभी ऐसा हल आपको, नहीं होगा जो मेरा ये एलिक्स जो नहीं कर पाया। मेरा जो ये प्रोग्राम है, मैंने मतलब यू आर द फर्स्ट नॉन अलीग जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही मानते हुए कि यानी मैं आपको जो है वो अलीग ही समझता हूँ, इसलिए कि आपने जितना काम किया है वहां के ऊपर, और अब भी जो है अलीगढ़ का परचम आप उठाए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच अली, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत अच्छा लगा, तवील गुफ्तगू हो गई, लेकिन वक्त का पता नहीं चला, और इंशाल्लाह फिर किसी मोड़ पर किसी और अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। टिल देन हैप्पी न्यू ईयर एंड खुदा हाफिज। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा हाफिज, आपने भी बहुत वक्त निकाला, शुक्रिया।